फ़लस्तीन के अंदर अभी भी हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, जंग जारी है और ये जंग शदीद हो चुकी है। इसराइल ने बहुत भयानक तरीके से बमबारी की है, एयर स्ट्राइक्स किए हैं फ़लस्तीन के कई सारे शहरों पर, जहां पर मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है और एक बार फिर से दुनिया भर में इसको लेकर के कोहराम मचा हुआ है। फ़लस्तीन का जो एग्रेशन है उसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग उसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। अब जो कुछ बहुत अहम अपडेट्स हैं वो हम आपको बता दें। अमेरिका की पहल पर सीज़ फायर के लिए, परमानेंट जंगबंदी के लिए बातचीत शुरू हुई है और इस बातचीत में शामिल होने के लिए हमास और फ़लस्तीन इस्लामी जिहाद के जो टॉप लीडर्स हैं वो कतर से इजिप्ट पहुंच रहे हैं, काहिरा, और ये बहुत ही सुरक्षित मार्ग से, जो बहुत ही महफूज रास्ता है, उसके ज़रिए बाई एयर वहाँ पहुँच रहे हैं। इस बार जंगबंदी की बातचीत ये अमेरिका की तरफ से हो रही है और चूँकि अमेरिका में प्रेसिडेंट के चुनाव होने अगले साल और बाइडेन के लिए सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को वैसे तो अमेरिका के 2 राज्यों से उसको घोषित किया गया कि वो अयोग्य है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी आगे चल के क्या होगा कोई पता नहीं है। तो ट्रंप की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी है, बाइडेन की पॉपुलैरिटी इस दौरान घटी है। तो बाइडेन की कोशिश है कि किसी भी तरह से गाज़ा की जंग को रोका जाए। तो हमास और फ़लस्तीन इस्लामी जिहाद के जो टॉप लीडर्स हैं, खालिद मशाल हुए, उसमें इस्माइल हनिया है और दूसरे लोग हैं, वो इजिप्ट पहुंच रहे हैं। वहीं इसराइल की तरफ से मोसाद के लोग इस वार्ता में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। अमेरिका की तरफ से कई सारे लोग वहां पर मौजूद होंगे, कौन कौन होंगे अभी इसकी तफसील जारी नहीं हुई है। कतर, सऊदी अरब और कई और मुल्कों के लोग भी यहाँ पर बातचीत में शामिल होंगे। अब किसे जो मसौदा तैयार हो रहा है वो बिल्कुल परमानेंट सीज़ फायर के लिए, पूरी तरह से जंगबंदी के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि अब ये जंग और आगे चले। अभी तक जो भी इसराइल को छूट मिली हुई थी, इसराइल उसमें कोई अचीवमेंट हासिल नहीं कर सका है और इसराइल की कैजुअल्टीज़ बहुत हुई हैं उसके सैनिकों की। इसराइल ले दे करके जो भी काम होता है वो एयर स्ट्राइक करके फ़लस्तीन के आम आवाम को निशाना बनाता है और उसमें फ़लस्तीन के आम लोगों की शहादतें होती हैं। अब जो जंगबंदी की हम बता रहे हैं, इसमें अमेरिका के अलावा रूस, चीन, सऊदी अरब, कतर, ये सब फरीक उसमें शामिल हैं। जो प्रॉपर ये एक मसौदा तैयार किया जा रहा है जंगबंदी के लिए। इसमें जो बंदी हैं, जो हमास के पास इसराइल के बंधक हैं, कैदी हैं, हॉस्टेजेज हैं, इनकी रिहाई मुकम्मल तौर पर रिहाई होगी, सभी रिहा किए जाएंगे। साथ ही फ़लस्तीन के जो लोग बंद हैं इसराइल की जेलों में, उनकी रिहाई की भी बातचीत है यहाँ पर, उनको भी रिहा किया जाएगा। ये कितने लोग रिहा होंगे फ़लस्तीन के, अभी उसकी कोई जानकारी हासिल नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में, और उम्मीद है कि अगले 24 घंटे के अंदर इसमें बहुत बड़े डेवलपमेंट्स होंगे। गाज़ा और वेस्ट बैंक में एक टेक्निक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने का मसौदा भी है यहाँ पर, और उसमें हमास और फ़लस्तीन की जो अथॉरिटी है उसकी गवर्नमेंट नहीं रहेगी। इनकी आपस की सलाह से एक कार्यवाहक सरकार यहाँ पर बनाई जाएगी और दोनों इसके लिए तैयार है। हमास भी तैयार है और इस्लामिक जिहाद भी तैयार है और फ़लस्तीन अथॉरिटी भी तैयार है इसके लिए। तो सभी फरीक इसमें तैयार हैं। नेतन्याहू को बाइडेन ने बहुत सख्त फटकार लगाई है। ये हम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, फटकार, क्योंकि नेतन्याहू को बहुत ढील दी गई अमेरिका की तरफ से और 31 दिसंबर तक का उसको वक्त दिया गया था कि आप 31 दिसंबर तक जो कुछ कर सकते हैं करिए और बंधकों की रिहाई करा सकते हैं कराइए, हम आपको फ्री हैंड दे रहे हैं और 31 दिसंबर के बाद फिर हम आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकेंगे।
अमेरिका की तरफ से उसको एक तरह से बिल्कुल अब नो मोर कह दिया गया है। और इसराइल में जो एक वार कैबिनेट की मीटिंग होने वाली थी, बाइडेन के फ़ोन के बाद इसराइल वो कैंसिल हुई है। बाइडेन ने टेलीफोन कॉल की नेतन्याहू को और वहाँ पर सीधे सीधे उसको फटकार लगाई गई है। हम दोबारा से ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, फटकार। और अब बाइडेन ने सख्ती की है इसराइल के ख़िलाफ़। और उसकी वजह यह है कि अमेरिकी सरकार नहीं चाहती है कि जंग का दायरा फैल जाए, क्योंकि हमास के साथ साथ और जो फ़लस्तीन के दूसरे ग्रुप्स हैं लड़ रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़, उनके अलावा इराक़ में, सीरिया में अमेरिका के ऊपर बहुत बड़े हमले हो रहे हैं, मुस्तकिल हमले हो रहे हैं। 250 से ज़्यादा हमले अब तक हो चुके हैं सीरिया और इराक़ के अंदर अमेरिकी बेसिस पे। इसके अलावा हुतीस के हमले हो रहे हैं रेड सी में, और उन्होंने अमेरिका को भी नहीं बख्शा। अमेरिकी नेवल शिप पर भी हुतीस ने मिसाइल फायर किए और ड्रोन फायर किए। वहीं लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह, उसके हमले इसराइल पर हो रहे हैं। तो अगर किसी भी तरह से कोई ज़रा भी हिस्सेस होती है तो ये जंग बड़ी जंग में तब्दील हो जाएगी। और अमेरिका इस वक्त बड़ी जंग को नहीं सह सकता है। उसकी इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं है कि वो जंग को अफोर्ड कर सके, क्योंकि यूक्रेन में अमेरिका और नेटो के देश सभी फंसे हुए हैं। और रूस ने वहाँ पर जो बमबारी की है पिछले 2-3 दिन के अंदर, वो इतने ज़्यादा मिसाइल्स मारे हैं यूक्रेन में कि पूरे यूक्रेन को खंडर में तब्दील कर दिया है। ओडिशा, ज़ैपोरिज़िया, कीव, खार्किव, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर तकरीबन 150-200 मिसाइल 24 घंटे के अंदर रूस की तरफ से फायर किए गए। यूक्रेन के पास हथियार नहीं बचे हैं। वो मुस्तकिल अमेरिका से डिमांड कर रहा है, नेटो के देशों से डिमांड हो रही है कि हमें हथियार दीजिए, और हथियार उसको नहीं मिल पा रहे हैं। अब अगर कोई खेप मिल भी जाती है तो वो कब तक काम उससे निकाल सकेंगे, कब तक काम चला सकेंगे। इस वक्त यूक्रेन की पोजीशन बिल्कुल सरेंडर करने जैसी है। वो किसी भी वक्त रूस के सामने हथियार डाल सकता है या रूस अपना कब्जा कर सकता है। ऐसे में अगर दूसरा मोर्चा खुल जाता है यूक्रेन में, रूस की एक तरह से जंग में जीत हो चुकी है। और इस जंग में जीत के बाद अमेरिका की पोजीशन बहुत कमज़ोर हो रही है। अब हमास के साथ भी जंग में इसराइल की जब शिकस्त हो रही है, और हो चुकी है वो भी, तो ये अमेरिका के लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात है। यहाँ पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब किसी भी सूरत में नेतन्याहू को ज़्यादा दिन तक सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब जो चीज़ें चल रही हैं वो एक इस तरह की हैं कि परमानेंट सीज फायर हो, बंदियों का तबादला हो, इधर से उधर आपस में एक दूसरे के जो कैदी हैं, बंदी हैं, वो ट्रांसफ़र किए जाए। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नेतन्याहू को कहा गया है, और इसराइल का जो वित्त मंत्री है उसको इस पर काफ़ी सख्ती की गई है अमेरिका की तरफ से कि जो टैक्स का पैसा आप इस फ़लस्तीन के इलाकों से वसूल करते हैं और जो आपके पास मौजूद है, वो आपने अभी तक पैसा उनका नहीं दिया है, और ये पैसा उनको तत्काल आप जारी करिए। ये पैसा इस्तेमाल होता है पानी के लिए, अस्पतालों के लिए, और जो दूसरी आवाम के लिए ज़रूरतें होती है उनमें। तो अब अमेरिका यहाँ पर चाहता है कि किसी तरह से ये मामला हल हो जाए। 1-2 दिन में उम्मीद है कि बड़े अच्छे नतीजे यहाँ से हासिल हो सकते हैं। हमास की तरफ से भी इस पर पॉजिटिव है सब कुछ। फ़लस्तीन अथॉरिटी भी यहाँ पर एग्री है चीज़ों को लेकर के, और फ़लस्तीन जिहाद इस्लामी जो ग्रुप है वो भी इसमें हमास के साथ एग्री है, और वो तैयार हैं और पहुँचे हुए हैं इस वक्त काहिरा में। ये मीटिंग होने वाली है, बातचीत, और फाइनल जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पर होंगी। तो इसमें सऊदी अरब ने इस बार बहुत अहम रोल अदा किया है। बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें भी करते हैं कि 57 मुस्लिम देश हैं वो क्या कर रहे हैं। तो इस बार तारीख़ में पहली मरतबा शायद ये मौका है
जब सारे मुस्लिम ममालिक, चाहे वो अफ्रीका के हों, एशिया के हों, अरब के हों, सेंट्रल एशिया के हों, जो भी मुस्लिम ममालिक हैं वो सब एक पेज पर गाज़ा के जो भी ये जंग चल रही है इसमें रहें और अभी तक साथ हैं एक साथ। अमेरिका की बड़ी कोशिश थी, उसने पूरा एक महाज तैयार किया था कि यमन के ख़िलाफ़ हम कुछ कार्रवाई करें, लेकिन वो सऊदी अरब के दखल की वजह से सऊदी अरब ने एक तरह से वीटो किया। अमेरिका को बोला कि अगर किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई हूतीस को टारगेट करके आपने यमन के ख़िलाफ़ की तो पूरे इलाके में जंग बहुत बड़ी भड़क जाएगी और फिर वो जंग आपसे नहीं संभलेगी। इसलिए किसी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं होना चाहिए हूतीस के ख़िलाफ़। तो अभी तक अमेरिका की तरफ से एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि यमन के ऊपर हमला कर दें। हाँ, हूतीस जो मिसाइल या ड्रोन अटैक करते हैं तो वो बीच में उन्होंने रोकने की कोशिश की है कई मरतबा, और ये चीज़ें रेड सी के अंदर हुई हैं, ना कि यमन के अंदर कोई अटैक किया हो। तो हालात जो हैं फ़िलहाल काफ़ी तब्दील हो रहे हैं और कैजुअल्टीज़ बहुत हो चुकी हैं अब तक फ़लस्तीन के अंदर। जो शहादतों की तादाद है वो 25,000 से ज़्यादा हो चुकी है और ज़ख्मी बहुत ज़्यादा हैं। इसराइल के अभी अटैक जो हुए हैं उसमें फिर से कई सारे लोगों की मौतें हुई, कई सैकड़ों लोगों की मौतें हुई हैं और ये पूरी तरह से उन्होंने आबादी को निशाना बना करके फायर किए थे, जो भी एयर स्ट्राइक की थी। इन एयर स्ट्राइक के बाद फ़लस्तीन की तरफ से, हमास की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और उसमें इसराइल के कई सारे सैनिक और कई सारे उनके मारे गए और कई सारे उनके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ वगैरह वो नुकसान हुए हैं। तो इसराइल को ये तो समझ में आ रहा है कि हम हमास का कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हमारी रेपुटेशन तो अब बची नहीं और हमारे ख़िलाफ़ पूरी दुनिया इस वक्त एकजुट हो चुकी है। जो देश इसराइल को फेवर करते थे वो भी इसराइल के साथ में खड़े होने से बच रहे हैं। वो इसलिए कि ह्यूमन कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा हुई हैं, डिस्ट्रक्शन जो है वो हमास का नहीं हुआ है। जो भी नुकसानात हो रहे हैं वो आम आवाम के हो रहे हैं और आम आवाम के नुकसान की वजह से पूरी दुनिया में इसराइल की जो रेपुटेशन है और जो उसकी इमेज है वो डिस्ट्रॉय हो गई है पूरी तरह से। एक तो उसका जो खौफ था जो हुआ उसने बैठाया हुआ था दुनिया भर में, वो 7 अक्टूबर के हमले के बाद सब उसकी जो भी थी चीज़ें वो सब तहस नहस हो गई। अब यहाँ पर उसके पास ये एक तरह से मौका है कि वो चुपचाप से सीज फायर करे और अपने जो भी बंधक हमास के पास हैं उनको रिहा करा ले और जंग बंदी हो जाए यहाँ पर, क्योंकि हमास को ये हरा नहीं सकते। इसलिए नहीं हरा सकते कि उसमें बड़े प्लेयर्स चाइना, रूस, ईरान शामिल हैं। ईरान को लेकर के बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन ईरान के साथ अमेरिका स्विट्ज़रलैंड में चुपचाप से बातचीत कर रहा है, मुस्तकिल बातचीत हो रही है और ईरान पर ये बार बार उनसे कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, खुशामदें की जा रही है एक तरह से घुटने पर बैठ कर के ईरान के कि कैसे भी यमन को आप हूतीस को कंट्रोल करिए, किसी भी तरह से सीरिया में होने वाले और इराक़ में होने वाले हमारे बेसिस पर हम लोग पर आप कंट्रोल करवाइए। तो अमेरिका ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो ईरान से जंग लड़ सके। और जिस तरह से हिजबुल्लाह ने कार्रवाइयाँ की हैं, जंग अभी हिजबुल्लाह की तरफ से भी सिर्फ जवाबी कार्रवाई हो रही है, जंग नहीं लड़ी जा रही है। ये हम अपने कई रिपोर्ट्स में बता चुके हैं, क्योंकि जंग का दायरा अगर बढ़ेगा तो फिर हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े हमले होंगे और वो इतने बड़े हमले होंगे कि बहुत मुमकिन है कि घंटे 2 घंटे के अंदर उसके इसराइल के कई सारे शहर ख़त्म ही हो जाएं पूरी तरह से। तेल अवीव वगैरह तो नहीं बचेंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास बड़ी शक्ति है। उसके पास जो मिज़ाइल्स हैं वो जंगी मिज़ाइल हैं जिनकी रेंज और जिनका जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है। अभी तक उधर से जो भी फायर किए जाते हैं, चाहे वो मोटार्ड शेल हों या मिज़ाइल्स हों या रॉकेट हों, वो कम कैपेसिटी के होते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि तुम कुछ करोगे तो हम जवाब देंगे। अभी तक की जो कुछ अहम अपडेट्स थी वो हमने यहाँ बताने की कोशिश की है। यहाँ पर एक वीडियो आपको दिखाते हैं।
ये अमेरिकी बेस पर इराक के अंदर एरबिल में अमेरिकी बेस है, उस पर इराकी रेसिस्टेंस फोर्सेस ने अटैक किया है। उसका ये वीडियो देखिए। ये ड्रोन फायर किया है। रात के वक्त में हमले हुए हैं। ये वीडियो हिजबुल्लाह के हमले का है। हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल के अंदर, इसराइल के शहरों में मिसाइल अटैक हुए हैं, रॉकेट अटैक हुए हैं। देखें आप वीडियो। हिजबुल्लाह ने इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादातर निशाना बनाया है। ये वीडियो गाज़ा का है। गाज़ा के अंदर इसराइल के सैनिकों ने दाखिल होने की कोशिश की, तो वहाँ देखें किस तरह का मुकाबला होता है। ये इसराइल का टैंक है जो भी उड़ाया गया है। ये हमास का सैनिक है और ये इसराइल का टैंक खड़ा हुआ है। फायर हुआ इस पर और ये टैंक तबाह। यहाँ से देखें, ये रॉकेट लॉन्चर फायर किया। इसराइल ने जब से ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया 25 अक्टूबर से, तकरीबन उसके 2000 सैनिक मारे जा चुके हैं और ज़ख्मी होने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है।